नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं रेलवे से निकली हुई एक और कंपनी की। और ये कंपनी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक जानी मानी कंपनी है और इसका रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक इम्पेकेबल और शानदार रिकॉर्ड है और इसको डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस द्वारा लगातार 11 बार एक्सेलेंट की रेटिंग मिली है। तो इस कंपनी का नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक डोमेस्टिक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी से ये शिफ्ट होकर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनने की तैयारी कर रही है। तो पहले जान लेते हैं कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2003 में एक पीएसयू के रूप में हुई, सेंट्रल पीएसयू के रूप में। और ओरिजिनली इस कंपनी का मैंडेट जो था वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना। तो रेलवे के जितने भी प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे रेलवे इस रेल विकास निगम के थ्रू एग्जीक्यूट कराती थी। और रेल विकास निगम को एक अलग कंपनी बनाने का एक और उद्देश्य था कि इसको जो है गवर्नमेंट की फंडिंग की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि जो कंपनी होती है, कोई भी एक कंपनी, वो खुद पैसा रेज कर सकती है और जो डिपार्टमेंट होता है वो अपने आप कहीं से पैसा ले नहीं सकता, वो गवर्नमेंट के सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ है वो गवर्नमेंट के बजटरी सपोर्ट पे डिपेंड करती थी और उसके रिसोर्सेज इतने कम थे कि रेलवे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। इसलिए जब इस कंपनी की स्थापना हुई तो वहाँ पर इस कंपनी के रूप में ये पब्लिक से, बैंक से और अन्य वित्तीय संस्थाओं से पैसे इकट्ठे करने में सक्षम थी। तो सितंबर 2013 में इस कंपनी को कैटेगरी 1 मिनी रत्ना स्टेटस दिया गया और 2023 में इसे नवरत्ना स्टेटस दिया गया। देखिए, इन चीज़ों का कैटेगरी 1 मिनी रत्ना स्टेटस और नवरत्ना स्टेटस, इनका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये जैसे जैसे कंपनीज़ को मिलते हैं वैसे वैसे कंपनी की जो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है, यानी वो सरकार के चंगुल से, इंटरफेरेंस से मुक्त होती है, अपने निर्णय लेने में ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम होती है और साथ ही साथ अपने खर्चे करने में, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने में या फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जिसको बोलते हैं, वो भी उसके मैनेजमेंट को या उसके बोर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है। मार्च 2019 में इनका आईपीओ आया और आईपीओ जो प्राइस थी वो मात्र 19 रुपये, 19 रुपीज़ थी। ये रिटेल कैटेगरी में 3 टाइम सब्सक्राइब हुआ और ओवरऑल 2 टाइम सब्सक्राइब हुआ। अब ये तो 2019 की बात है। 2020 के बाद का जो हाल है आईपीओ मार्केट में, तो वहाँ पर तो आप ये देखिए कि कोई भी जो इशू है इस तरीके का, थोड़ा भी ठीक ठाक सा इशू हो, वो 40-50 गुना से कम तो सब्सक्राइब होता ही नहीं है। खैर, ये सब बीते दिनों की बातें। अब का भाव देखूं तो लगभग 6.5 साल में, 6.5 ईयर्स में ये 17 टाइम्स हो चुका है। लगभग इसका जो भाव है 330-335 रुपये की रेंज में और इसने साल दर साल लगभग 55% का रिटर्न दिया है। जो आप और हम एफडी में पैसा रखते हैं उसमें मात्र 6-6.5% आपको रिटर्न मिलता है एनुअली। तो अब जान लेते हैं कंपनी के रोल के बारे में, यानी कि एग्जैक्टली कंपनी को क्या क्या करना अलाउड है। तो देखिए, ये पहली चीज़ है, जो प्रोजेक्ट्स ये एग्जीक्यूट करती है उसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज ये इकट्ठा करने में खुद सक्षम है। दूसरी बात ये कंसेप्ट से लेके कमीशनिंग तक का पूरा काम ये करती है। कंसेप्ट का मतलब ये कि ये यहाँ पर ये पर्टिकुलर अगर प्रोजेक्ट लगना है तो वो फिजिबल भी है या नहीं है, उसके बाद उसकी डिज़ाइन तैयार करना, उसको एग्जीक्यूट करना और उसके बाद उसको ट्रायल के बाद हैंडओवर करना, जिसको कमीशनिंग बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये कंपनी करने में सक्षम है। इसके बाद इनको ये भी मैंडेट है कि ये एसपीवी क्रिएट करें। एसपीवी का मतलब है स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या चीज़ होती है? तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी भी कंपनीज होती हैं वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए एक नई कंपनी बना लेती हैं, कंपनी के अंदर कंपनी। ये आप इस चीज़ को ऐसा समझ लीजिए कि किसी फादर की एक दुकान है और उसको अपने बेटे को कोई नया वेंचर करवाना है या अपने बेटे को अलग दुकान खुलवानी है, ताकि जो बेटा है वो अपना इंडिपेंडेंटली काम कर सके एक सर्टेन एरिया में। वहाँ पर वो जो बेटा है वो हो सकता है किसी को अलग पार्टनर भी बना ले, किसी अलग व्यक्ति को पार्टनर भी बना ले। तो इसी तरह की जो चीज़ है कि जो
ओरिजिनल कंपनी है उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं आए, क्योंकि जब एक अलग कंपनी एसपीवी बन जाती है, एसपीवी का मतलब एक कंपनी, तो जब एसपीवी एक अलग एसपीवी क्रिएट हो जाता है तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो चाहे एग्जीक्यूशन से रिलेटेड हो, वो उस एसपीवी की जिम्मेदारी होती है। तो ये एसपीवी बना सकते हैं और साथ ही साथ वो जो एसपीवी है वो अन्य प्राइवेट कंपनी से, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट कंपनीज हो, वहाँ से ये टाई अप भी कर सकती है और वो एसपीवी फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी अलग से जुटा सकती है। तो अब बात कर लेते हैं कि इनकी रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, यानी ये क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं या करने में सक्षम है। तो पहली चीज़ तो ये है कि इनका जो निर्माण, इस कंपनी का जो निर्माण हुआ था वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए हुआ था। तो सबसे पहले तो इनकी जो एक्सपर्टाइज़ है वो रेलवे से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में है। तो उसमें से नई लाइनों का बिछाना, यानी नया जो पटरी है, कहीं किसी जगह किसी शहर में कोई रेलवे लाइन नहीं है तो वहाँ नई रेलवे लाइन डालना। इसके बाद जो दूसरा काम है वो रेलवे लाइन को डबलिंग करना। डबलिंग करने का मतलब ये वहाँ एक एक्स्ट्रा लाइन डालना जो पहले से लाइन डली हुई उसके साथ ही साथ, ताकि ट्रैफिक का जो कंजेशन है वो कम हो सके। इसके बाद गेज कन्वर्जन, तो मीटर गेज से ब्रॉड गेज में उस रेलवे लाइन को कन्वर्ट करना। फिर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन। पांचवा है मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स। और इसके अलावा ये रेलवे वर्कशॉप का भी निर्माण करते हैं जहां पर जो गाड़ी का इंजन है या कोई जो उसकी मरम्मत हो सके, ओवरऑलिंग हो सके। फिर ये बिल्डिंग्स भी बनाते हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। और जो कुछ अन्य काम है, ये तो रेलवे से रिलेटेड मेजर इनके काम हो गए। इसके अलावा जो अन्य काम है तो ये रेलवे के ब्रिजेस बनाते हैं, चाहे वो ओवरब्रिज हो चाहे वो अंडरपास हो। फिर वो ट्रेनिंग कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं और इस तरीके से काफ़ी सारे काम ये करते हैं, जैसे रेलवे सिग्नलिंग से रिलेटेड काम और जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसको बिछाने का काम रेलवे के लिए। तो इस तरह के काम भी ये करते हैं। अब अभी तक इन्होंने 2100 किलोमीटर करीब गेज कन्वर्जन कर दिया है। 5800 किलोमीटर जो रेलवे ट्रैक है उसकी डबलिंग कर दी है और 7000 किलोमीटर जो रेलवे लाइंस हैं उनका इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है। और जितनी भी इलेक्ट्रिफिकेशन अभी हुआ है उसमें से 25% रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन इनके द्वारा किया गया है। और जितनी भी रेल की डबलिंग हुई है, ये रेलवे लाइंस की डबलिंग हुई है, उसमें से 35% जो काम है वो रेल विकास निगम के द्वारा किया गया और बहुत ही सिग्निफिकेंट ये अचीवमेंट है। अब बात करते हैं कि आखिर इनको काम मिलता कैसे है, क्या रेलवे इनको डायरेक्ट काम दे देता है। तो देखिए पहले क्या होता था कि नॉमिनेशन बेसिस पे रेलवे इनको काम देता था, क्योंकि रेलवे के से रिलेटेड ये कंपनी है। तो रेलवे ये कहता था कि मुझे कोई भी अगर काम किसी ट्रैक से रिलेटेड या जो मैंने ऊपर काम बताए उस तरीके से जो काम जितने भी रेलवे से रिलेटेड हुआ करते थे तो रेलवे इनको नॉमिनेशन बेसिस पे दे दिया करता था। नॉमिनेशन का बेसिस का मतलब ये है कि वो टेंडर की आवश्यकता नहीं है, हाँ भाई ये काम करवाना है तो एक ऑर्डर निकाला कि भाई आपको ये काम दिया जाता है, तो वो इनको अलॉट हो जाता था। और उसमें क्या होता था कि ये जो काम करवाते थे ये उस काम को सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर देते, यानी किसी दूसरे ठेकेदार को ये अलॉट कर देते थे। तो मतलब रेल विकास निगम जो है किसी अन्य ठेकेदार के थ्रू वो काम एग्जीक्यूट कराता था इनकी निगरानी में। फिर क्या होता था कि जो ठेकेदार इनको बिल देता था उस बिल को ये रेलवे को दे दिया करते थे, क्योंकि रेलवे जो है इनकी पेरेंट कंपनी जिसके लिए वो ठेकेदार और जो रेल विकास निगम है वो काम किया करते हैं। तो वहाँ से जब रेलवे के पास बिल आता था तो उस बिल में कुछ अमाउंट जिसको मैनेजमेंट फीस या मार्जिन आप मान लें, तो मार्जिन जोड़कर वो अमाउंट ये रेलवे वाले रेल विकास निगम को दे दिया करते थे। तो इस तरीके से इनके जो प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन का काम था वो बेसिकली कॉस्ट प्लस था, यानी जितनी कॉस्ट मेरी आई उसमें मैं सर्टेन परसेंटेज मेरे खर्चे का और मेरे प्रॉफिट का वो मार्जिन में जोड़ लूँ और उस हिसाब से पेमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है मुझे कर दे। अब ये क्या है, ये बड़ा कंफर्टेबल अरेंजमेंट था। लेकिन जब कंपनीज को ग्रो करना होता है, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ग्रो करना होता है और जब आपको नवरत्ना स्टेटस मिल गया जहां आपको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है और आपको डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी है, तो फिर ये जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग का जो सिस्टम है ना वो ज़्यादा साजगार है। यानी कि ये जो नॉमिनेशन बेसिस पे आपको बैठे बिठाए काम मिल रहा है ना, ये इतना अच्छा नहीं है। तो अब रेलवे ने क्या कर दिया है कि ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग कर दी। मतलब आपको जो काम मिलेगा, यानी रेल विकास निगम को काम मिलेगा, वो
इनको टेंडर डालने पड़ेंगे, मतलब रेलवे के काम के लिए, खुद के काम के लिए टेंडर डालेगा, और टेंडर डालने के बाद अगर ये क्वालिफाई करते हैं टेक्निकली और फाइनेंशियली तो इनको वो टेंडर मिलेगा, वरना वो हो सकता है किसी अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो इनसे ज़्यादा सक्षम हुई उस टेंडर के बारे में, तो उसको काम मिल जाएगा। तो इससे ये हुआ है कि ये अब जो है ना रोड्स, मतलब रेलवे के ऊपर इनकी जो काम की डिपेंडेंस है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। तो अब क्या है कि ये रोड्स के लिए इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, सोलर, पोर्ट्स, टेलीकॉम, ये इनके लिए भी ओपन बिडिंग करने लग गए, यानी प्राइवेट प्लेयर्स जो बिड डालते हैं, टेंडर निकालते हैं, या कोई गवर्नमेंट सेक्टर से या स्टेट गवर्नमेंट से कोई टेंडर आते हैं तो वो टेंडर के लिए भी बिड करने लग गए हैं। इसके अलावा लोकली तो ये कर ही रहे हैं, मतलब यानी इंडिया में तो ये बिडिंग कर ही रहे हैं। इसके अलावा इनको मैंडेट ये भी मिला है कि भाई आप अब फ्री हो, अब भारत में काम करो या भारत से बाहर काम करो। तो ये मालदीव्स में, उज़्बेकिस्तान में, ईस्ट अफ्रीका में और सऊदी अरेबिया, यहाँ पर भी अपने प्रोजेक्ट्स जो है ना एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब टेंडरिंग प्रोसेस में अभी ये हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स ये इनके पाइपलाइन में भी, मतलब एग्जीक्यूट भी ये कर रहे हैं। अब ऑर्डर बुक की बात करूं तो 30 जून 2025 को जो इनकी ऑर्डर बुक थी वो 1,01,000 करोड़ की मैसिव ऑर्डर बुक थी, और इनका जो रेवेन्यू है मार्च 2025 में वो लगभग 20,000 करोड़ का है। तो आप ये समझ लीजिए 5 साल की जो रेवेन्यू विजिबिलिटी इनके पास है। ओपन बिडिंग से जो इनकी ऑर्डर बुक है वो लगभग 60,000 करोड़ की है, और जो नॉमिनेशन बेसिस पे इनको जो पुराने इनको एग्जीक्यूट करने रेलवे के प्रोजेक्ट्स जो नॉमिनेशन बेसिस पे इनको मिले थे वो उनकी ऑर्डर बुक 41,000 करोड़ की है। ऑर्डर बुक में इनका नॉमिनेशन वाला हिस्सा धीरे धीरे कम हो रहा है, और 2 या 3 साल में वो बहुत ही कम हो जाने वाला है। स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नवरत्ना कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग रेलवे से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ है इनकी, हर चीज़ जानते हैं, रेलवे की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है इनको बिल्कुल अच्छे से पता है। तीसरी बात ये, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी ऑर्डर बुक है, 1,01,000 करोड़ की 5 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी जैसे मैंने बताया, और लो काउंटर पार्टी रिस्क है। इसका मतलब ये है कि जो जिनके लिए एग्जीक्यूट करते हैं ये, तो वो जनरली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हुई, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हुआ, स्टेट गवर्नमेंट्स हुआ, स्टेट गवर्नमेंट के कॉरपोरेशंस हुए, तो इनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ये एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ सरकार का पैसा है, सरकार के पास, सरकार की कंपनी के पास आना ही आना है, कोई डूबने के कोई चांस है नहीं। फिर वीकनेस की बात करूँ तो पहली चीज़ ये है कि जो ओपन बिडिंग जब हो गई तो अब आप ये समझ लीजिए दे आर ऑन देयर ओन, यानी कि अब इनको अपने पैरों पर खड़ा होना ही पड़ेगा, और अब इनको ये प्रूव करके बताना पड़ेगा कि हम जो है ना वो ओपन टेंडर में भी जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी लेने में सक्षम है। दूसरी चीज़ ये कि कंपटीशन के कारण जब ओपन बिडिंग होगी और प्राइवेट सेक्टर के साथ इनका कंपटीशन होगा तो प्राइवेट सेक्टर में जो है एफिशिएंसी पब्लिक सेक्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ये वो लोग जो है जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो लोअर बिड कर सकते हैं। तो जो अभी इनको मार्जिन मिल रहा है वो ऐसी आशंका है कि वो कंपटीशन के कारण कम हो सकता है। मार्केट कैप की बात करूं तो 70,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये की इक्विटी पर 57 रुपये का कर्जा है। लेकिन वो चिंता वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी के पीछे और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी कंपनी के पीछे है। ROE जो है वो 14% है। PE जो है लेकिन 58 का है। 3 साल की सेल 1% बढ़ी है। 3 साल का जो प्रॉफिट है वो क्यूमुलेटिवली 5% बढ़ा है। तो आप समझ लीजिए करीब करीब फ्लैट सी परफॉर्मेंस है। जो प्रमोटर है गवर्नमेंट उसके पास 73% है, FII के पास 5% है, DII के पास 6% है, 6%, और पब्लिक के पास रिमेनिंग 16% है। ऑल इन ऑल मैं बात करूं तो इनकी रेलवे से रिलेटेड यूनिक एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ जो है ये इसको एक ऑन द रेडार यानी निवेशक के रेडार पर रखने लायक कंपनी बनाती है। शेयर में खरीदने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। कृपया इस संबंध में आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।